Hi everyone. In our previous video, we have completed our questions up to 2.6. This is your 2.7 number question. Calculate the percentage composition in terms of mass. In terms of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको पहले जान लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो हियर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास आपको पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। सो परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू, ऊपर में रहेगा इन टर्म्स ऑफ मास पूछा गया है, इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन में हम क्या इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई mass of solution, not solvent. Okay, this is very important. Mass of solution into 100. तो जो आपका आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट को हम ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप किसको इसको ऐड किया जा रहे हो। यहाँ पे तो डायरेक्ट मास नहीं दिया है, आपको दिया है 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40%। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो 300 ग्राम ऑफ 25%। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मान लिया ए, ये तुम्हारा ए सोल्यूशन है। तो जो बी सोल्यूशन है वो क्या है तुम्हारा 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है पहले निकाल लो, ठीक है ना। तो 25% सॉल्यूट कितना है 25% ऑफ 300। दैट मींस सॉल्यूट यहाँ पे ए का सॉल्यूट कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 300। तो जो आ जाएगा वो तुम्हारा होगा सॉल्यूट का मास, ए का मास। फिर बी सॉल्यूशन है तो बी में भी तो सॉल्यूट होगा ना। तो बी का जो सॉल्यूट है वो क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 40%, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 400। तो जो आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा क्या सॉल्यूट ऑफ बी। फिर हम क्या करेंगे ए का जो सॉल्यूट आएगा बी का जो सॉल्यूट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। और मास ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हो कि यहाँ पे 300 मास ऑफ सॉल्यूशन ए का है और 400 है मास ऑफ सॉल्यूशन बी का, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। तो 40% ऑफ 400, दैट मींस 40 डिवाइडेड बाय 100 into 400, तो विल गेट योर 75 कंपोनेंट ए का सॉल्यूट है और बी का जो सॉल्यूट है वो क्या है 160। तो ये टोटल क्या है, ये सॉल्यूट है। ये फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूशन का सॉल्यूट, ये सेकंड कंपोनेंट का और सेकंड सॉल्यूशन का सॉल्यूट। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 75 प्लस 160, देन यू विल गेट योर 235 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूट तुम्हारे पास इतना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, फर्स्ट सॉल्यूशन का मास होता है 300, सेकंड सॉल्यूशन का मास दिया है 400, तो टोटल मास कितना आ गया 700। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा। और ये क्वेश्चन दिया है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, तो सॉल्यूट कितना है 235 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, दैट मींस 33.57। ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट है। अगर तुम्हें पूछा जा रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो टोटल अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को 100 मान लेंगे, तो ये परसेंटेज मास इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट और परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अगर इतना आ गया तो हम 100 से माइनस करके निकाल सकते हैं। आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर बोला जा रहा है तो डेफिनेटली हम सॉल्यूट को मतलब समझेंगे कि वो सॉल्यूट का पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर सॉल्वेंट का आप निकाल दे रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल सॉल्यूट का कंपोनेंट ए का सॉल्यूट कंपोनेंट बी का सॉल्यूट को निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यू ऑलरेडी नो 300 प्लस 400 700, दैट मींस जस्ट mass of solute divided by mass of solution into 100, then you will get your percentage composition of solute in terms of solute। अगर solvent पूछा जा रहा है तो 100 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं आराम से। जो बोलते हैं कि नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेन के लिए आपको बिटवीन द लाइंस
एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। तो वो किस टाइप का, उसका मतलब क्या है? आपका तो लाइन बाय लाइन है ना एनसीईआरटी बुक में, तो बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना है। उसका मतलब क्या है? दैट मींस एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को अच्छे से आपको समझना है। देखो क्वेश्चन ये है तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ गया था नीट में, ठीक है ना। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज ए एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन पूछा, यहाँ पे कुछ तुम्हें मेंशन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में खाली दे दिया है कि एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन is prepared from 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल ग्लाइकॉल। तो इथेनॉल ग्लाइकॉल इज एंटीफ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, जाके हमें क्वेश्चन से भी अगर क्वेश्चन आए तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक बार प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज एंटीफ्रीज सॉल्यूशन एंड आंसर इज योर इथेनॉल ग्लाइकॉल। तो अगर यहाँ पे आपके पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज योर इथेनॉल ग्लाइकॉल। तो पूछा जा रहा है कि इसका इथेनॉल ग्लाइकॉल का आपका 2 ग्राम आप ले जाओगे, ठीक है ना। और इसको क्या करोगे, 200 ग्राम ऑफ वाटर में आप क्या करोगे, इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। 2 ग्राम ऑफ इथेनॉल ग्लाइकॉल ले लिए और 200 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दिए। और पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का? मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा मास है, मास ऑफ इथेनॉल ग्लाइकॉल। हमें क्या पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स पुट करना है। देन जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो क्या होता है तुम्हारा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तुम्हारा कितना है, 2 ग्राम। मोलर मास हम निकाल सकते हैं आराम से, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो ऐड कर देंगे, 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द मोलर मास। देन जस्ट पुट in this formula given mass by molar mass, given mass already given, you have your 2 to 2.6 gram of ethanol glycol. Then you will get your number of moles. तो एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको तो मेंशन है 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर ही तो सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो यू विल इजीली गेट मोलालिटी। तो मोलालिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, वो पूछा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको डेंसिटी दे दिया है, व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको मोलारिटी पूछा है। तो यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर करोगे तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से निकाल दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है और निकालने के लिए। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे, तुम्हें तो दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पूरा क्लियरली लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गलती हो सकता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इस साइड क्रॉस कर दूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यू हैव ऑलरेडी, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं मालूम। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो है ना, मास ऑफ सॉल्यूट तो है ना। तो सॉल्यूट मास प्लस सॉल्वेंट मास अगर ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर एक बार आ गया तो यहाँ पे पुट करके मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यू विल इजीली हैव योर volume of solution. Then just put in this formula, you will get your molarity. Then just check the answer. So mass of solute आपको दे दिया है कि 2 to 2.6 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस योर इथेनॉल ग्लाइकॉल 62 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 2 to 2.6 गिवन मास दिया है, मोलर मास 62, यू कैन इजीली कैलकुलेट। देन यू विल गेट योर 3.59 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट देख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है 200 ग्राम। तो मोलालिटी तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स जो कि तुम्हारा ये है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, देन यू विल गेट योर 17। और 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 200 ग्राम है, ग्राम अगर दिया होगा तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसको केजी में कन्वर्ट करना है।
then your answer will be 17.95 mole kg inverse. This is the unit of molality, mole kg inverse. और previous class में हम डिस्कशन किए थे कि molality is independent of temperature. Why? Because molality is related with your mass of solvent, and mass never change with temperature. तो टेम्परेचर बढ़ाने से मास नहीं बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई मोलारिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. और यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ गया? देखो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जब मैं बोल रहा था आपको, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट का मास आपका कितना है? 222.6. सॉल्वेंट का मास कितना है? 200. तो ऐड करने पर आपका आ गया 422.6 ग्राम. देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने अभी अभी आपको बोला है, डेंसिटी डिवाइड योर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी. तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है. then you will get your volume of solution. then molarity just number of moles of solution, number of moles of solute divided by volume of solution in मिलीलीटर है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर 91 मोल लीटर इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी. ये तुम्हारा मोलारिटी का यूनिट है, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी. मोलारिटी कोई दिक्कत नहीं होगा. मोलारिटी के लिए आपको डेंसिटी क्लियर लेकिन लिखना पड़ेगा. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जस्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन फिर क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास. तो यहां से हम निकाल देंगे. तो इस टाइप का हम मोलारिटी और मोलारिटी निकाल सकते हैं. ओके, दिस इज योर 2.9 क्वेश्चन. ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with the chloroform, and chloroform formula is your CHCl3, supposed to be carcinogenic. that means it is a cancer causing agent. कैंसर, इससे कैंसर हो सकता है अगर ज्यादा यूज करेंगे तो. जैसे कि तुम्हारा अरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह है, बेंजीन वगैरह है, ठीक है ना? तो फिर वो भी एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स है. सो द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास. तो ppm का मतलब समझ में आना चाहिए कि पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना? तो अगर आपको बोला जा रहा है कि 15 ppm, उसका मतलब क्या है? 15 ppm का मतलब है कि 15 पार्ट इन, और 15 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, वी कैन से ऑफ सॉल्यूट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्यूशन का हमेशा बात करेंगे. जैसे ही तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन होता है 100 लेते हैं, यहाँ पे अगर ppm दिया होगा तो हम क्या करेंगे? 10 टू द पावर 6 पार्ट लेंगे. तो यहाँ पे दिया है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास. तो परसेंट बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट मास कंपोजिशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट. में बार बार मेंशन कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 15 आ गया. मास ऑफ सॉल्यूशन ppm दिया है, इसलिए सॉल्यूशन का मास हम पार्ट्स पर मिलियन में लेंगे 10 टू द पावर 6 इंटू 100. तो ये आपका आ गया क्या? तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन. फिर क्या पूछा है? डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म. मोलालिटी पूछा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. मोलालिटी अगर पूछा जा रहा है तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. और ऊपर में अगर ग्राम में दिया होगा तो क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ग्राम में दिया होगा, इसको अगर ग्राम में मैं ले जाता हूं, इन ग्राम में दिया होगा तो 1000 वी हैव टू मल्टीप्लाई इन दी न्यूमरेटर साइड. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास. तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास, सॉल्यूट तो क्लोरोफॉर्म है ना, तो 15 पार्ट्स मतलब मैं इसको 15 ग्राम मान लेता हूं. तो 15 ग्राम हो गया. तो 15 ग्राम बाई मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, वी कैन इजीली कैलकुलेट. क्लोरीन 35.5, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1. यू कैन इजीली कैलकुलेट योर मोलर मास एंड गिवन मास 15 इज गिवन. देन मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दो यहाँ पे जो 10 टू द पावर 6 है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन आपको क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? अगर तुम सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे मास को, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. दैट मींस 10 टू द पावर 6 माइनस 15. ये बहुत सारे बुक में डायरेक्ट 10 टू द पावर 6 को पुट कर देते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला, देखो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया कि मोलालिटी मींस वी हैव टू पुट मास ऑफ सॉल्वेंट, देन यू हैव टू पुट मास ऑफ सॉल्वेंट. कोई भी बुक में दिया जा रहा है, बहुत सारे रेफरेंस बुक में ऐसे है कि डायरेक्ट 10 टू द पावर 6 मान लिया, ठीक है ना, डाल दिए यहाँ पे पुट कर दिए. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता,
क्योंकि 10 टू द पावर 6 मींस योर सॉल्यूशन का मास, लेकिन हमें मोलालिटी में क्या पुट करना है, सॉल्वेंट पुट करना है, तो इसलिए 15 को आपको माइनस करना पड़ेगा, 15 ग्राम को, क्योंकि सॉल्यूशन से सॉल्यूट मास को माइनस करेंगे तभी तो सॉल्वेंट आएगा ना। फिर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट ऑल दिस वैल्यू, देन यू विल गेट योर मोलालिटी। सो यू कैन सी हियर 15 ppm means 15 parts in million, that means 10 to the power 6। तो परसेंटेज वाइज मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट मींस ये तुम्हारा क्या आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन। फिर पूछा है कि आज 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूशन है 10 टू द पावर 6 और सॉल्वेंट कितना है 15 ग्राम है ना क्लोरोफॉर्म, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म वी कैन इजीली कैलकुलेट 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, देन मोल्स ऑफ CH3 क्लोरोफॉर्म गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास योर 15, मोलर मास इज योर 119.5, देन दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। मोलालिटी हमको यहाँ पे नीचे 10 टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, ये कि तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 बहुत प्लेस में पुट किया है, बट वी हैव टू, देखो आंसर में माइन्यूट डिफरेंस आ जाएगा, इतने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 टू द पावर 6 है तो माइनस, छोटा चीज को माइनस कर रहे हो तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है वहां पे 15 माइनस करना है। अगर 15 माइनस नहीं करेंगे तो यू आर पुटिंग मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपका गलत है। इन मोलालिटी वी हैव टू पुट मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 माइनस 15, और ये ग्राम में आ रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट योर 1.25 into 10 to the power minus 4 molality, small m, or you can write down mole kg inverse. So this is your molality. So in this way we can find out the molality and percentage from ppm. Okay, this is your question number 2.10. The what does the intermolecular interaction play in solution alcohol in water? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है पहले समझ लो। आपके पास अल्कोहल है और आप क्या कर रहे हो, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो और उससे एक सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है ना, दैट मींस अल्कोहल इन वाटर, तो आपका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। वो बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखो जो वाटर होता है, यू नो देयर जी एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे दिया ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास FON है, दैट मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कभी कभी क्लोरीन भी दिखाता है, तो अगर फॉन है दैट मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, when direct there is the attachment with the hydrogen atom, अगर highly electronegative और small size एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट होता है तो वहां पे होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर क्या है, इंट्रा क्या है, नाम से ही मालूम चल रहा है इंटर, दैट मींस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सेम और मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस हमारे चलते हैं ना ट्रेन में, इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो उसका नाम इंटरसिटी एक्सप्रेस क्यों है, क्योंकि वो एक सिटी से और एक सिटी को कनेक्ट करता है। इंटरसिटी बस चलता है, एक सिटी से और एक सिटी को कनेक्ट करता है। वैसे ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगा, इसको बोलते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंटर मतलब क्या है, दैट मींस एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वेदर इट मे बी डिफरेंट और सेम। तो यहाँ पे जो अल्कोहल आपके पास है, यू नो वाटर, जो वाटर होता है, वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, आप जानते हो, तो यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे और एक वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल ब्लैक इंक से डिनोट कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, दूसरे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा मॉलिक्यूल के साथ, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा।
ये भी तुम्हारा वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तुम्हारा एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा एक वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। दैट मींस ये कौन सा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा 4 सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। दैट मींस वाटर में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वैसे ही अल्कोहल में, फॉर एग्जांपल मैं ले जाता हूं ROH और ROH, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो जब वाटर में और अल्कोहल में ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा ROH है और ये वाटर है। तो अभी तुम्हारा क्या होगा, वाटर वाटर और अल्कोहल के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ध्यान दो क्या क्या चीज हो रहा है। यहाँ पे पहले अल्कोहल अल्कोहल था, तो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में क्या हो रहा था, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था। यहाँ पे वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रहा था। तुम जब दोनों को ऐड कर दिए तो तुम्हारा अल्कोहल और वाटर के बीच में भी नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो कंपैरेटिवली वीकर होगा, क्योंकि तुम देखो वाटर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। वाटर ऑलरेडी 4 सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें है, अल्कोहल में भी है। लेकिन तुम दोनों को जब ऐड करोगे तो अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, नो डाउट, लेकिन अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। दैट मींस वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। That means intermolecular interaction we can say decreases। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है सब केस में। लेकिन अल्कोहल में और वाटर में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, but in case of solution, that means between alcohol and water the amount of hydrogen bonding slightly decreases. That means we can say intermolecular interaction decreases in case of solution. So you can see here alcohol as well as water, the molecules are interlinked by intermolecular। अभी मैं आपको जो बोल रहा था कि intermolecular hydrogen bonding, तो उनके बीच में क्या है, intermolecular hydrogen bonding। However, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो तुम जब ऐड कर दिए तभी भी तुम्हारा क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, नो डाउट, बट इट इज कंपैरेटिवली लेस। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम होगा देन बोथ अल्कोहल एंड वाटर। एज अ रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू डिक्रीज दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हम कैसे मालूम करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट है, तुम जानते हो कि हम सॉल्वेंट को ए सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, तुम्हारा इंटरेक्शन है, तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है। मैं इसको सॉल्यूट में ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट में भी अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो डाउट। तुम जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे अच्छा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, दैट मींस अच्छा वाला बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर है इसलिए तो बॉन्डिंग नहीं हो रहा है ना, दैट मींस स्लाइटली डिस्टेंस इंक्रीजेस वी कैन से। सो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। तो तुम बोलो तुम्हारा जो डेल भी है, डेल भी क्या है, डेल भी है फाइनल, हम चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम क्या है, तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम तुम्हारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम। तो तुम अभी बताओ कि तुम्हारा डेल भी क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अच्छा था, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अच्छा था। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन मींस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर विथ ईच अदर, बट इन केस ऑफ when you are adding solute plus solvent, the intermolecular interaction we can say decreases means obviously volume increases we can say। so here del v you will get positive। तो अगर del v पॉजिटिव हो रहा है that means this is a positive deviation from Raoult's law। तो जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट था del v पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव एंड डेल जी ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशन क्या है, डेल बी पॉजिटिव। और क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेक्शन जो था सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इन सॉल्यूशन द इंटरेक्शन डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज होगा दैट मींस वो क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे, दैट मींस तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फाइनल का वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बड़े चीज से फॉर एग्जांपल बड़ा वैल्यू से 10 से तुम 5 को माइनस करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना। तो भी फाइनल बड़ा है, बड़ा अमाउंट है,
V इनिशियल का क्वांटिटी कम है, दैट मींस यू विल गेट योर पॉजिटिव, सो यू कैन से दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। एंड व्हाट अबाउट योर बॉइलिंग पॉइंट? देखो, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? तो वेपर प्रेशर अगर तुम यहाँ पे हीट करोगे तो वेपर प्रेशर मतलब जहां पे जितना अच्छे से वेपर क्रिएट हो पा रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से वेपर क्रिएट होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली यू कैन से यहाँ पे वेपर ज्यादा निकलेगा, दैट मीन्स यू कैन से वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर is inversely proportional to your boiling point. Vapor pressure is inversely proportional to your boiling point. So as in the solution the molecular interaction decreases, we can say vapor pressure increases। molecule molecule के बीच में interaction ही नहीं है, तो आराम से वो vapor formation करेंगे। अगर ज्यादा vapor आएगा तो vapor pressure भी ज्यादा आएगा, that means your boiling point we can say decreases, as boiling point and vapor pressure are inversely proportional to each other। So this will lead to increase in vapor pressure of the solution and also decrease in boiling point. That's why you can say boiling point of the solution decreases. So this is the right answer of this question. So this is your question 2.11. Question is, why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? That means according to your question, when temperature increases, अगर temperature को बढ़ाएंगे, when temperature is raised, that means gases are less soluble, that means solubility of gases decreases, we can say solubility decreases। ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि ऑब्वियसली 23 का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है। ध्यान दो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिक्विड है, कोई भी मैं सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गैसेस को ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2 का गैस को ऐड करूंगा, N2 गैस को ऐड करूंगा, ठीक है ना। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका फॉर एग्जाम्पल H2 और N2 के बीच में N2 का प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर N2 का ज्यादा है। अगर N2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो N2 डिजोल्व हो जाएगा, दैट मींस गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जो भी गैसेस है वो वाटर में और सॉल्वेंट में तुम्हारा क्या है, लिक्विड में सॉल्युबल है, और उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जो कि हेनरी लॉ वगैरह हम तो डिस्कशन करेंगे वो आगे जाके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है? देखो इन जनरल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वरना हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मान के करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक तुम्हारे पास यहाँ पे मैं अगर ले जाऊंगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड हुआ है, और ऐड होके तुम क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो। लेट ये सैचुरेशन स्टेट में ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में तुम ऐड करके सॉल्यूशन बना रहे हो। तुम्हारा सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगा अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा? अगर तुम्हारा सॉल्यूट जो सॉल्यूट है वो गैस है, जो सॉल्वेंट है ये तो लिक्विड होगा, तो सॉल्यूट तुम क्या कर रहे हो, गैस में डिजोल्व कर रहे हो। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है दैट मींस गैस डिजोल्व हो रहा है, गैस सॉल्यूबल हो रहा है, हम बोल सकते हैं। अभी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? देखो इन जनरल हम मानते हैं कि ये तुम्हारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तुम्हारा दी डिजोल्व ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज ए एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट मींस तुम्हारा डेल एच क्या होगा, नेगेटिव हीट रिलीज। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि प्लस डेल एच, दैट मींस यहाँ पे हीट तुम्हारा रिलीज हो रहा है, और आई कैन राइट डाउन डेल एच इक्वल टू नेगेटिव हियर। तो डेल एच हीट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, प्लस हीट आई कैन राइट डाउन प्लस हीट। तो तुम खुद देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हीट रिलीज वी कैन से। So when you are increasing temperature, according to ली चैटलर्स प्रिंसिपल, ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट है। ली चैटलर्स प्रिंसिपल बोलते हैं कि when a system is in equilibrium, when you are applied or when you are applying some changes, अगर तुम कुछ changes अप्लाई करोगे then the equilibrium will shift to that direction to neutralize the effect of change। that means तुम जो भी चेंज करोगे इक्विलिब्रियम अपने आप लेफ्ट या राइट हैंड साइड को चेंज होके वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अगर तुम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा हीट को बढ़ाओगे, दैट मीन्स तुम्हारा ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगा, वो क्या कर चाहेगा कि मैं जो चेंजेस हुआ है उसको कैसे कम करूं। तो कहां पे हीट कम हो रहा है, तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड, शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन को, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है दैट मींस सॉल्यूट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन से सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कम हो सकता है। इसको और एक मेथड से भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम खुद सोचो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा दैट मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरा मतलब वहां पे बैठ नहीं रहे, वो बहुत जोर से मूवमेंट कर रहे हैं, दैट मींस वो डिजोल्व नहीं होंगे। यहाँ पे H2 गैस बहुत मतलब चारों ऊपर में ही, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो अंदर नहीं जाएंगे, दैट मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा इन जनरल वे। अगर एक्सोथर्मिक, क्योंकि जनरल में अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है इसीलिए मैं एक्सोथर्मिक मान लिया, अगर स्पेशली क्वेश्चन मेंशन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस वी कैन से। तो इन जनरल पूछा गया है, इन जनरल में सॉल्यूट को अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होता है। अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये क्वेश्चन आया था भी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया कि व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर इट इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। तो वहां पे क्या होता है, इन जनरल में हीट एनर्जी रिलीज होता है, दैट मींस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो इक्विलिब्रियम में था सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज हो रहा था, ठीक है ना। दिस इज एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे दैट मींस तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सिंग ही नहीं हो रहा है, सॉल्यूट फॉर्मेशन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, दैट मींस वी कैन से बैकवर्ड डायरेक्शन thus gases becomes less soluble in water. So it is very very important for general reaction or exothermic reaction, when we are increasing temperature solubility decreases. Okay, then move to the next question. State Henry law, mention some of its important application. तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, ध्यान दो। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कुछ भी लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्वेंट मान लिया, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस में ले लिया और N2 गैस ले लिया, और H2 का पार्शियल प्रेशर कुछ भी फॉर एग्जांपल x है, N2 का पार्शियल प्रेशर y है, पार्शियल प्रेशर दैट मींस N2 जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, H2 जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो x अगर H2 का पार्शियल प्रेशर हुआ, y अगर N2 का पार्शियल प्रेशर हुआ, अगर y ज्यादा है दैट मींस N2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो N2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो अगर ज्यादा आ रहा है दैट मींस N2 बहुत ज्यादा सॉलिड डिजोल्व हो जाएगा, दैट मींस N2 क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो N2 अगर डिजोल्व होगा तो उसी को ही तो बोलते हैं ना सॉल्युबिलिटी। तो वो बोलता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो वो क्या बोलता है, और एक बार ध्यान से सुन लो, हेनरी लॉ बोलता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तुम खुद देखो, लेट एग्जांपल ले जाता हूं, इसका एग्जांपल मैं अगर मान लूंगा H2 और N2 का, लेट H2 तुम्हारा है 1 atm, N2 है 2 atm, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो N2 का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो वो लिक्विड के अंदर चला जाएगा ना, उसका अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो डीजल हो जाएगा। दैट मीन N2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और सॉल्युबिलिटी को तुम मोल फ्रैक्शन टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन टर्म में भी तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन वी कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ। तो देख लेते हैं हेनरी लॉ क्या बोलता है। The solubility of gas in liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of gas or partial pressure of the gas. That means partial pressure अगर ज्यादा हुआ तो solubility ज्यादा होगा, partial pressure अगर कम है तो वो dissolve नहीं होगा, solubility भी कम है। तो और बोल सकते हो कि partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, क्योंकि we can express solubility in terms of mole fraction। तो मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेटेड है। सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, P मींस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और X क्या है और chi क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दैट मींस the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in solution, we can say. सो इसका हेनरी लॉ एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में आप सॉफ्ट ड्रिंक, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, मैं ओवरऑल बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में आप जब तुम कैप को ओपन करोगे, एक साउंड होगा, हिस साउंड होता है, ठीक है ना, हिस करके साउंड आता है। तो वो जो साउंड आता है वो क्या है, एक्चुअली वहां पे जो CO2 गैस, हमारा हेनरी लॉ बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो काई गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा। सो जो भी हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है, दिस इज नथिंग बट योर कार्बोनेटेड वाटर। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बहुत अमाउंट में डिजोल्व करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। और सोडा वाटर में भी वही सीन होता है। तो बहुत हाई प्रेशर में अप्लाई करने पर CO2 गैस क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है। तो तुम जब प्रेशर रिलीज करोगे कैप को ओपन करके, तो प्रेशर रिलीज होने से CO2 गैस साउंड करके निकल जाता है। तो ये वही वाला है, हाई प्रेशर में उसको सील किया जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ एप्लीकेशन। सिमिलरली आपका बुक में है अनेक्सिया। अनेक्सिया के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम। तो अनेक्सिया और कंडीशन बेंड्स, तो ये सब कंडीशन क्या क्या है, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। अगर आप बात करोगे कि अनेक्सिया, फॉर एग्जांपल आपका जो हायर अल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं या माउंटेन क्लाइंबर वगैरह जो होते हैं, वो हायर अल्टीट्यूड में वहां पे फॉर एग्जांपल वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत लो होता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय गैस। तो हायर अल्टीट्यूड में माउंटेन एरिया में तुम्हारा प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो एयर का प्रेशर कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, वो भी कम हो गया। तो ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर कम है, वो हमारे ब्लड में डिजोल्व होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय गैस। तो प्रेशर ही अगर कम है, पार्शियल प्रेशर ही अगर कम है, तो काय गैस कम हो गया, मोल फ्रैक्शन कम हो गया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज वेरी लो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। और द पर्सन अनएबल टू थिंक प्रॉपर्ली, वहां पे हालुसिनेशन टाइप का फील होता है माउंटेन क्लाइंबर को। आप भी देखोगे कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, आपको हालुसिनेशन टाइप का फील होगा, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। बेंड्स किसको बोलते हैं, तो बेंड्स आपका है फॉर एग्जांपल जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं। तो धीरे 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 समुद्र के अंदर वो चले गए। तो जैसे जैसे वो अंदर जा रहे हैं, तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र का प्रेशर है, हमारे पास अभी प्रेशर है, हम एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हम फिर नीचे नीचे जा रहे हैं, समुद्र के अंदर अंदर वो स्कूबा डाइवर्स जा रहे हैं। तो अगर वहां पे जितना अंदर जाएंगे, वहां पे पार्शियल प्रेशर और प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय गैस के साथ। तो वहां पे जो भी वो N2O2 ऑक्सीजन वगैरह जो भी लेंगे, जो उनका टैंक में रहेगा, ऑक्सीजन वगैरह जो भी टैंक में रहेगा, ऑक्सीजन N2 वगैरह जो भी लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो अंदर तक जाते हैं। तो अगर ज्यादा प्रेशर पार्शियल प्रेशर हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स तुम्हारा ब्लड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होंगे, ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पार्शियल प्रेशर व्हेन स्कूबा डाइवर्स गोज इनवर्ड्स और अंदर तक जाएंगे, डीप सी को जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, हाई पार्शियल प्रेशर फील करेंगे और हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर फील करेंगे। तो अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो N2O2 जो भी वो लिए होंगे, वो क्या होगा, ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा ज्यादा। तो जब वो वापस ऊपर आएंगे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जब वापस ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसे 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 कम होता जाएगा, जो डिजोल्व एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो रहा है, तो काय गैस भी क्या होगा, कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो N2O2 जो डिजोल्व हुआ होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। तो जब जो N2 गैस होता है वो लाइटर होता है, वो बबल्स फॉर्मेशन करता है। तुम्हारा जो भी कैपिलरीज वगैरह होता है, हमारा वेन्स आर्टरी वगैरह में जो कैपिलरीज होता है, तो कैपिलरी में N2 क्या करता है, बबल्स फॉर्मेशन करता है, वो जब रिलीज होता है। तो स्कूबा डाइवर जब अंदर जाएगा, तो N2 गैस O2 गैस वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है। फिर जब वापस काम खत्म करके ऊपर आते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब कम होगा तो N2O2 गैस चाहेंगे कि हम क्या होंगे, रिलीज होंगे, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय गैस। प्रेशर कम हो गया तो काय गैस भी कम होगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो इसलिए N2O2 गैस ब्लड में जो डिजोल्व हुए होंगे वो रिलीज होते हैं।
और जो रिलीज होते हैं वो बबल्स टाइप का फॉर्मेशन में रिलीज होते हैं, बबल्स में रिलीज होते हैं, और जो कैपिलरी होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेंड। तो ये सारा का सारा दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो इसको अच्छे से दिखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आता है हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.13 एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये बहुत सारे, अगर आप देखोगे आपका रेफरेंस बुक, तो यहाँ पे रॉन्ग प्रोसेस बहुत सारे बुक में मेंशन है, ठीक है ना। तो नॉट रॉन्ग प्रोसेस, वो इजी प्रोसेस बोल के, वो शॉर्टकट बोल के मतलब कर देते हैं, लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप आज पर आवर कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसके हिसाब से हम अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। दैट मीन्स हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें मालूम नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे तुम्हारा गैस है इथेन का, ठीक है ना। तो इथेन योर C2H6, C2H6, तो C2H6 गैस है, और ये कितना ग्राम का जो सॉल्यूशन, जो गैस है वो कितना ग्राम का कंटेन कर रहा है, 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन। दैट मीन्स द पार्शियल प्रेशर, ये तुम्हारा इतना ग्राम का पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट, मतलब इथेन प्रेजेंट है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। दैट मीन्स जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो 1 बार है। यहां तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गैस डिजोल्व इन लिक्विड और गैस डिजोल्व इन सॉल्यूशन की बात आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम हेनरी लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। तो हेनरी लॉ का अगर एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो P इक्वल टू यू नो KH इंटू का गैस। P क्या है, पार्शियल प्रेशर, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और काई गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हमें क्या पता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या दिया है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम पहले सोच लोगे, यहाँ पे इसको हम पुट कर सकते हैं क्या, we have to put in Henry law, we have to put mole fraction not the amount, okay। हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको ही आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो इथेन है वो अगर 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम है, तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन C2H6 तुम्हारा क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तुम्हारा गिवन मास कितना है, 6.56 into 10 to the power minus 3, और मोलर मास इथेन का इगन कैलकुलेट, मोलर मास ऑफ इथेन इक्वल टू मोलर मास ऑफ इथेन इक्वल टू 30 ग्राम, ओके। क्योंकि कार्बन का 12 है, तो 12 2 जा 24 प्लस 6 हाइड्रोजन का 1 होता है, दैट मींस डिवाइड बाय 30। तो वी मस्ट हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। लेकिन अभी भी तुम खुद बोलो, यहाँ पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, अभी हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू पुट मोल फ्रैक्शन नॉट नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड हियर इथेन इज द गैस, सो यू हैव टू पुट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। तो मोल फ्रैक्शन पुट करना है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, तो लेट तुम x मान लो सॉल्वेंट को, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 2.187 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। दैट मीन्स इतना मोल का इथेन प्रेजेंट है, क्योंकि गिवन मास में मोलर मास हमने कर दिया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तुम्हारा x तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि सॉल्यूट तो इथेन हो गया, तो जो भी सॉल्वेंट है वो तुम्हारा x ले लिया। तो यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, C2H6। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन क्या होगा, जितना नंबर ऑफ मोल जिसका पूछा जा रहा है उसका ऊपर में रखेंगे, दैट मींस 2.187 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2.187 into 10 to the power minus 3 प्लस x, क्योंकि x को मैंने मान लिया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सारा सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो P प्रेशर क्या दिया है, 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा 1 बार इक्वल टू KH, जो कि हमें मालूम नहीं है, जो कि वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है। तो 2.187 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2.187 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस x। देखो, अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करेंगे तो खुद सोचो कि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, द सब्सटेंस ऑफ द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस
इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट। जो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मार्क करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को मार्क करूंगा, तुम खुद बोलो कि कहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एक्स का अमाउंट ज्यादा होगा। ये -3 में है तो बहुत छोटा वैल्यू है। तो अगर बहुत छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो यू कैन नेग्लेक्ट इट, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो कैन राइट डाउन 2.187 इंटू 10⁻³ इज वेरी वेरी लेस देन एक्स। अगर एक्स होगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 बार इक्वल टू के एच इंटू 2.187 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि ये तो इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स डिवाइड बाई एक्स में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से के एच क्या आ जाएगा, तो के एच पहले लिख लेते हैं। तो के एच क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका के एच कितना आ गया, तो के एच इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2.187 इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा के एच का वैल्यू आ गया। क्योंकि एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन अगर मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, इफ द सॉल्यूशन कंटेंट्स, केएच का वैल्यू आ गया, और केएच तो हमेशा कांस्टेंट होता है इथेन के लिए। तो यहाँ पे इतना ग्राम का, वो बोल रहा है कि अगर इतना ग्राम का इथेन लेंगे तो प्रेशर कितना होगा। तो इतना ग्राम का इथेन ले रहे तो ऑब्वियसली वी कैन नेवर पुट दिस वैल्यू। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अगर इतना ग्राम का रहेगा, 5 इंटू 10⁻² रहेगा, तो उसका मोलर मास कितना होगा। मोलर मास यू नो गिवन मास बाई मोलर मास, देन 5 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 30, इसको हम कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.67 इंटू 10⁻³ मोल। ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स। वो बोल रहा है कि अगर इतना ग्राम का इथेन प्रेजेंट रहेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन कितना होगा। तो निकाल लेते हैं, पी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इतना नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन कितना होगा, और सॉल्वेंट को मैं एक्स मान लेता हूं। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स मोल। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया एक्स मोल। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन कितना हो जाएगा, तुम्हारा जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर में रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस 1.67 इंटू 10⁻³ प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, P इक्वल टू के एच इंटू काई गैस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। और प्रेशर को यहाँ पे निकालना है, और काई गैस ऑलरेडी हमारे पास है, दिस इज योर काई गैस, एक्स डिवाइड बाई 2.187 इंटू 10⁻³, ठीक है ना। और तुम्हारा अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है, दिस वैल्यू, क्योंकि इसको तो मैं नेग्लेक्ट कर दिया। तो 1.67 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.764 बार, तो जो कि दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। तो ये मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बुक में, मैं रेफरेंस बुक दिखा हूं कि डायरेक्ट जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि P इक्वल टू के एच इंटू काई गैस में तुम्हारा ये जो काई गैस है ये मोल फ्रैक्शन है, और बहुत सारे बुक में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के डिवाइड बाय 30 करके पुट कर देते हैं, वो भी हम पुट नहीं कर सकते। आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को एक्स मान के मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर नेग्लेक्ट करके आफ्टर यू कैन पुट दिस। ओके, तो इस टाइप का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। So this is your 2.14 question. Question is according to Raoult's law, what is meant by positive and negative deviation, and how is the sign of del H solution related to positive and negative deviation from Raoult's law। तो ये del H solution क्या है, ये एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज और चेंज इन एंथैल्पी वी कैन से। तो ये राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन क्या है, राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन क्या है। यू नो द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउट्स लॉ इज कॉल्ड योर आइडियल सॉल्यूशन, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर वो राउट्स लॉ को नहीं मानेगा, डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर इज नेगेटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो ये अच्छे से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, और ये चैप्टर में, इन दिस चैप्टर
द सिंबल ए इज यूज्ड फॉर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ए सिंबल किसके लिए हम यूज करेंगे, हमेशा सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये तुम्हारा पास ए है, तो ए क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट वी कैन से, प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, कुछ बी ऐड कर रहा हूं, और बी क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, बी क्या है तुम्हारा सॉल्यूट। तो मैं बी को ऐड कर रहा हूं, तो प्योर सॉल्यूट है ऑब्वियसली, तो प्योर सॉल्यूट। तो प्योर सॉल्यूट को ऐड करने पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पे लेट तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन बन गया। ध्यान दो, यहां पे ए और ए के बीच में इंटरेक्शन अच्छा था, ए और ए के बीच में क्या है, इंटरेक्शन अच्छा है, मतलब मींस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है। बी बी के बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, नो डाउट, बी बी के बीच में क्या है, इंटरेक्शन अच्छा है, वो पास पास में है, इंटरेक्शन अच्छा है मतलब क्लोजली रिलेटेड है। तो आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, अगर ए और बी के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं हो रहा है, ए और बी के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अभी खुद बताओ यहां पे क्या हो रहा है। तो यहां पे इंटरेक्शन डिक्रीजेस और आई कैन से वीकेंस इंटरेक्शन। यहां पे जो ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन था, ए के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, बी बी के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, लेकिन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कम हो जा रहा है। अगर इंटरेक्शन कम होगा तो तुम खुद बोलो कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना वेपर प्रेशर कम होगा। यहां पे वेपर प्रेशर जितना हो रहा था, यहां पे वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम आएगा, क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है। यहां पे वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन दोनों को तुम मिलाने के बाद यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बी तो नॉन वोलाटाइल है ऑब्वियसली, नॉन वोलाटाइल हो वोलाटाइल हो वो तो अलग बात है, लेकिन बी में बी को भी वोलाटाइल मानेंगे क्योंकि बी भी तुम्हारा वेपर फेज में आ रहा है, लेकिन वेपर कहां पे ज्यादा क्रिएट होगा, तुम्हारा सॉल्यूशन में ज्यादा वेपर क्रिएट होगा। तो सॉल्यूशन में अगर ज्यादा वेपर क्रिएट होगा तभी उसको बोलेंगे क्या, तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब बोलेंगे, आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन ई वेपर प्रेशर इज इंक्रीजेस और वेपर प्रेशर इज मोर। तुम्हारा पहले जितना वेपर प्रेशर निकल रहा था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर निकलेगा, तभी उसी कंडीशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में तुम खुद बोलो उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव डेविएशन में यू कैन राइट डाउन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज मोर, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन कम रहेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में तभी तो वेपर ज्यादा होगा, तो वेपर ज्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन। और यहाँ पे डेल भी क्या होता है, देखो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल अगर करोगे, अगर यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करने पर हमेशा बड़ा चीज से माइनस करने पर वो पॉजिटिव ही आएगा, दैट मींस बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंटरेक्शन ही मतलब ज्यादा नहीं है, दैट मींस डेल बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और डेल एच यहाँ पे क्या होता है, डेल एच यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। डेल एच पॉजिटिव क्यों होगा, ध्यान दो डेल एच पॉजिटिव क्यों होता है। यहां पे तुम्हारा ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बी और बी के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तुम अगर ए बी को ऐड कर रहे हो, ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले ए और ए को बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक करोगे तभी तो तुम ए बी का बॉन्ड बनाओगे ना। और बॉन्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ए और ए के बीच में सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड ऑल्सो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड दैट मींस डेल एच पॉजिटिव, तो इसीलिए तुम्हारा डेल एच का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। तो देख लेते हैं। So here solution having vapor pressure more than that of the expected from the Raoult's law। तो Raoult's law से यहाँ पे पिछले स्लाइड से हम देख रहे थे कि ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन कम है। एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन इन द सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर वीकर। अभी अभी मैंने बोला सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, इंटरेक्शन वीकर होगा। और जो डेल एच सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ए और बी बी इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय वीकर ए बी इंटरेक्शन। तुम ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन को ब्रेक कर रहे हो और ए बी इंटरेक्शन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस ए और बी के बीच में वीकेंस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली ए और ए के बीच में सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर,
to break the all these bonds present in solvent and solute, definitely we require more amount of energy, and less energy is formed on the formation of weak interaction. इंट्रैक्शन कम हो रहा है तो बॉन्ड जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तुम तोड़ रहे हो, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी फॉर एग्जांपल 5 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगा, 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो डेल जो ऑब्वियसली वी कैन से तुम्हारा एनर्जी तो चाहिए होगा ना, तो एनर्जी अगर चाहिए होगा तो कैन से डेल एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली डेल वी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज सम व्हाट मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा. सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसीलिए तुम्हारा भी फाइनल माइनस भी इनिशियल क्या होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली यहां पे ये बोल रहा है कि सो दिस expansion in volume and the solution formation, or similarly in case of solutions showing negative deviation, a b interaction are stronger. that means वहां पे a और a के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं था, बी और बी के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब ए और बी करोगे तो ए बी के अंदर क्या होगा, अच्छा बॉन्ड बन जाएंगे, दैट मींस स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएंगे. तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो भी क्या होगा, डेल भी क्या होगा, डेल भी नेगेटिव हो जाएगा. और यहाँ पे देखो वीक बॉन्ड तुम ब्रेक कर रहे हो और तुम्हारा स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, तो ऑल टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. तो दैट्स व्हाई यू कैन से डेल एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आर फॉर्म एंड वी आर ब्रेकिंग वीकर बॉन्ड्स. अब वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा सा फॉर एग्जांपल 2 किलो जूल एनर्जी चाहिए आपको ब्रेक करने के लिए, लेकिन जब फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 किलो जूल तुम्हें क्या हुआ, रिलीज हो गया, तो डेल एच नेगेटिव हो गया. तो दैट्स व्हाई यू कैन से डेल एच सॉल्यूशन इज नेगेटिव इन दिस केस. सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर 2.14. So this is your 2.15. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure 1.004 bar at the boiling point of the solvent. What is the molecular mass of solute? तो इस टाइप के क्वेश्चन में और भी आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, लेकिन नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना पड़ जाएगा. ठीक है ना. तो ये राउट्स लॉ का वेपर प्रेशर की बात आ रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात आ रहा है, मॉलिकुलर मास की बात आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट्स लॉ पुट करेंगे. तो राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू काय बी. पी ए नॉट क्या है, पी ए क्या है, देखो पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि तुम्हारा जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट ही वोलेटाइल होता है. तो पी ए नॉट, नॉट मतलब तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, और पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. तुम सॉल्यूट ऐड करने पर वो तो प्योर नहीं रहा, वो तो इम्प्योर हो गया, सॉल्यूट ऐड हो गया, तो इसलिए उसको पी ए बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. और जो काय बी है, काय बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसको तुम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी. ध्यान दो, अगर तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बात करोगे तो तुम्हारा जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट का रहता है, क्योंकि दीज कंपोनेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे बहुत छोटा होगा, इसलिए तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको. ओके, सो हियर एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, दैट मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट फ्रॉम दी डिनोमिनेटर साइड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये काय बी तो ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखने पर. अभी बात आ रहा है कि पी ए नॉट क्या है. देखो पी ए तो आपको दे दिया, प्रेशर कितना, प्रेशर सॉल्यूशन का आ रहा है, एक्वस सॉल्यूशन कितना प्रेशर है आपको दे दिया 1.004, लेकिन पी ए नॉट नहीं दिया है. ध्यान दो, पी ए नॉट मतलब क्या है, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट. तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना चाहिए 1.013 ये होता है क्या, वाटर का वेपर प्रेशर. तो पीए दे दिया है, ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं. फिर एनबी बाई एन ए, एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास. अगर मैं गिवन मास को W रिप्रेजेंट करूं, मोलर मास को M में रिप्रेजेंट करूं, तो एनबी क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट.
डिवाइड बाई Na क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर तुम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, WB बाय MB इंटू MA बाई WA। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस MB आपको पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है कि 2%। 2% का मतलब क्या है, 2% मतलब आपका 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस 98 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट, 98 ग्राम सॉल्वेंट। 2% मतलब तुम्हारा 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हारा सॉल्वेंट क्या हो गया, 98 हो गया। तो ऑल पुट ऑल दिस वैल्यू, WB तुम्हारा क्या दे दिया, WB मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 2 ग्राम। MB वी हैव टू फाइंड आउट, MA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम दे दिया है, नॉट मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर क्या है 18 है, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है 98 है। तो पुट ऑल दिस वैल्यू, तो यहाँ पे आपको दे दिया क्या 2% ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और 2% दे दिया मतलब क्या है 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट हुआ 2 ग्राम, दैट मींस योर WB आ गया 2 ग्राम। तो तुम्हारा WA कितना होगा, दैट मींस वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम से 2 को माइनस कर देंगे, दैट मींस योर 98 ग्राम। तो 98 ग्राम का क्या हो गया, वाटर आ गया। और MB मोलर मास आपको पूछा जा रहा है, और MA क्या है, MA तो प्योर वाटर है, इसलिए मैं 18 ग्राम मान सकता हूँ, ठीक है ना, 18 ग्राम पर मोल, 18 मोलर मास ऑफ योर वाटर। दैट मींस यहाँ पे जो फॉर्मूला है PA माइनस PA0 माइनस PA डिवाइड बाई PA0 इक्वल टू काय बी, जो फॉर्मूला था काय बी, यहाँ पे मैं क्या लिखता, WB इंटू MA बाय MB इंटू WA। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था। तो इसको अगर सब वैल्यू को पुट कर दोगे, और PA0 का वैल्यू कितना आ गया प्योर सॉल्वेंट का 1.013 माइनस 1.004, PA दे दिया है ऑलरेडी 1.004 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे PA0 हमेशा जो RLVP होता है उसके नीचे तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का रहता है। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तुम्हारा PA0 था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट योर वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दिस इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर तुम रिलेटिव मान लोगे, रेशियो मान लोगे, तभी उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा 80 मार्क है, तो अगर बोला जाएगा कि रिलेटिव कितना मार्क है, तो तुम फुल मार्क से डिवाइड कर दोगे। तो हमेशा PA0 से ही डिवाइड करना है। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी ये भी क्वेश्चन दिक्कत आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि यहाँ पे PA बहुत सारे बुक में दिया है, लेकिन यहाँ पे PA0 लेना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेना है। दैट मींस वी मस्ट हैव टू पुट 1.013 हियर इक्वल टू WB तुम्हारा कितना आ गया 2 आ गया, A में कितना आ गया 18 आ गया, और तुम्हारा MB वी हैव टू फाइंड आउट, एंड WA कितना है 98। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.009 डिवाइड बाई 1.013 इक्वल टू योर 2 इंटू 18 डिवाइड बाई MB इंटू 98। तुम्हारा यहाँ पे MB कितना आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो MB तुम्हारा आ जाएगा 1.013 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.009 इंटू 98। तो ये इस तरफ चला गया, और ये इस तरफ चला गया, और ये इस तरफ चला गया, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, और ये ऑब्वियसली 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। इसका यूनिट इंपोर्टेंट है, यूनिट ग्राम में नहीं आएगा, ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ठीक है ना। तो 41.35 ग्राम मोल इनवर्स, सो दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर और करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे PA0 आपको पुट करना है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि PA0 पुट करना है, और बाकी आराम से जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पुट द फॉर्मूला एंड यू गेट योर आंसर। दिस टाइप का क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, और यहाँ पे आपको 1.013 आपको मानना चाहिए कि आपका जो PA0 दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है 1.013। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ऑल दिस वैल्यू एंड गिव योर आंसर 41.05, दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन रह गया हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।